In this video, इस वीडियो में एनालिसिस अब स्वॉट मतलब उनको वंदे भारत दिखा दिया, उनको समझ में ही नहीं आया कि उस समय का जो रेलवे का सिस्टम था वो क्या है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ना करे। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, वो सबसे उत्तम व्यक्ति माना गया है। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा उनकी सोच के खिलाफ है। इस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है। तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? Yatra. What really surprised me was the love and affection that people in this country have for each other. Peace-loving, affectionate, humble country. And a lot of what one sees in the media, the arrogance, the anger, the hatred, is just superficial. It's not real. You're watching Network Generation. NetGen. नमस्कार, नेटवर्क जनरेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सब ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, ये जो वीडियो है, ये प्रेजेंटेशन है, ये टीम इंडिया के बारे में है। और शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी पॉपुलर कंजम्पशन के लिए नहीं है। माने ये बिल्कुल भी वो इस तरह से बनाई नहीं गई है कि बहुत सारे ऑडियंसेस को देखे और एक अच्छे से फीलिंग ले। नहीं, ये उनके लिए है जो मैच्योर ऑडियंस है, यानी जिनको भारतीय राजनीति पे जेन्युइन इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहते हैं या फिर जो सीखे हुए हैं पर उनको इनके बारे में बात वार्तालाप करना, डिबेट करना अच्छा लगता है, इनके लिए है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके वर्कर्स हो, फिर पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स हो, वो जो एंगेज्ड है इन सब फील्ड में, उनके लिए भी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वी आर मूविंग अहेड विद आवर प्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल रिक्वेस्ट यू कि आप नेटवर्क जनरेशन को सब्सक्राइब करें, और हमारी एक वेबसाइट भी है जिसमें हम दिन प्रतिदिन फ्रीक्वेंटली आर्टिकल्स अलग अलग विषयों में के ऊपर प्रोड्यूस करते रहते हैं। काफ़ी लोग लिखते हैं, आप चाहे तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्यों करेंगे आप नेटवर्क जनरेशन में सब्सक्राइब? क्योंकि ये जो चैनल है ये चलाया ही जाता है, और वेबसाइट भी चलाया ही जाता है प्रोफेशनल्स द्वारा, यानी जो पॉलिटिकल साइंस के ग्रेजुएट्स हो या फिर उसके रिलेटिव फील्ड्स के ग्रेजुएट्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, वो लोग जो इन सब विषय को एज अ सब्जेक्ट देखती है, नॉट एज अ मैटर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ओके, तो और मैं जब ये चैनल बना ही रहा था, तो इसका मेरा मोटिव ये था कि भारतीय जो युवा है, जो शिक्षित वर्ग है, जो और भी बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, और अभी अभी तो फिर भी बहुत बड़ी है, और भी बढ़ेगी दिन प्रतिदिन। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारतीय राजनीति में। नंबर्स तो देती ही है, और साथ में आइडियोलॉजी, नैरेटिव, इन सब के ऊपर भी। और मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ग है ना, ये इमोशनल डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ना करे जब अपनी लीडरशिप को चुनने की बात आए, जब नैरेटिव को चुनने की, यानी क्या आप सोचेंगे उसको चुनने की बारी आए। क्योंकि जब भी हम देश में आके या फिर किसी भी तरीके के आवेश में आके डिसीजन लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा ये है कि हम वो गलत डिसीजन लेंगे। पहले तो लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, वाह, दिखने में अच्छा लगेगा, फिर धीरे 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 उसके जब परिणाम मिलेंगे तब हमको पता चलेगा। और मेरे पीछे भगवत गीता रखी हुई है, और उसका तो वही है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कौन है। जब अर्जुन पूछता है तो क्या वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो तो यही कहते हैं ना कि जो कोई भी सिचुएशन में एक ही तरीके का मन भाव रखे, वो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है, और वो सबसे उत्तम व्यक्ति माना गया है। तो मेरी कोशिश ये है कि जब भी आप राजनीति रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग आप करेंगे, तो आप स्थिर होकर करेंगे। मेरा क्षेत्र राजनीति है, तो मैं राजनीति को ही आपको एज अ एज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिसको हम पढ़ते हैं, उस तरीके से प्रेजेंट करें। तो आइए विद दिस, फॉर एक पॉजिटिव, एक एजुकेशन ओरिएंटेड वातावरण को लेके हम अपने वीडियो में, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही हम पहले जान लेते हैं कि ये जो टीम इंडिया है ये बेसिकली क्या है। तो क्योंकि टीम के बारे में तो जानना पहले अनिवार्य है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेंबर्स हैं मोटा मोटी, अभी तो यही मेंबर्स है, बाद में बढ़ भी सकते हैं, कम भी सकते हैं, बट अभी तो ये है।
पॉज करके देख लीजिएगा अगर आपको देखना है। उसके आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो ये जो मेंबर्स है इनको मैंने 4 वर्गों में बांटा है। पहले तो आइडियोलॉजिकल पार्टीज, यानी वह पार्टीज जिनमें जो उनके जो कार्यकर्ता है वो उनके आइडियोलॉजी यानी सोच विचारधारा के वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले आया सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो जो कॉलेज के समय या फिर पढ़ने के वजह से मार्क्सिज्म में अट्रैक्टेड होते हैं और फिर राजनीति में आना चाहते हैं तो वो हो गए सीपीएम में आ गए। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी तरह से, इनकी भी आइडियोलॉजी है। फिर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर मार्क्सिस्ट नहीं है। वो बाय द वे कम्युनिज्म मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं है। मार्क्सिज्म इज आउटकम ऑफ कम्युनिज्म एंड कम्युनिज्म इज आउटकम ऑफ मार्क्सिज्म। आप ये बहुत ही एक अजीब सी स्टेटमेंट है मुझे पता है, बट ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ओके, देन अगला आता है नंबर 2 कम्युनल, यानी कम्युनल मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम वाला कम्युनल। कम्युनल मतलब वो जो कम्युनिटी के ऊपर आधारित है, यानी आप अगर आप किसी कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करते हैं खुद को तो वो हो गए कम्युनल पार्टीज। तो जैसे कि इसमें एसपी हो गया मतलब समाजवादी पार्टी, यादवों की पार्टी, मुस्लिम्स। फिर यहाँ पे आरजेडी आ गए, लालू प्रसाद, उनकी अपनी आरएलडी आ गए, जाट अजीत सिंह जी की पार्टी। आप समझ ही रहे होंगे। तो कुछ भी हो सकता है इसमें, आईयूएमएल भी आ सकता है क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी है। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं एथनिक पे। अब एथनिक मतलब ये ना इस पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी नहीं है, यानी ये इसमें थोड़ा सा जियोग्राफिकल और रेशियल फैक्टर आता है, यानी रीजनल फैक्टर मेनली। तो ये कौन सी पार्टीज है, जैसे टीएमसी हो गई, हालांकि नेशनल पार्टी है पर तृणमूल कांग्रेस में ज्यादातर बंगालीज आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जेएमएम, हेमंत सोरेन जी अभी पार में है झारखंड में, तो ये जो है ये बेसिकली झारखंड तक है। डीएमके अगेन, डीएमके स्टालिन की पार्टी ये है, इसमें डी फॉर द्रविड़। तो ये क्यों, क्योंकि अगेन लाइक इट्स एन आइडियोलॉजी एंड एथनिसिटी इन तमिलनाडु ओनली। ओके, फिर एनसी नेशनल, फिर ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी, क्योंकि एनसी जो है ये बेसिकली अगेन लाइक इन कश्मीर ओनली, बाहर तो नहीं है। तो अगेन मैंने इसमें एथनिक रखा क्योंकि इसमें जियोग्राफिकल लिमिटेशंस आ गए। फिर आगे मास बेस्ड, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर जियोग्राफी, एथनिसिटी, फिर कम्युनल आइडेंटिटी ये सब उतना नहीं है। दे आर देयर क्योंकि उनको वो पब्लिक पब्लिसिटी, पॉपुलर ओपिनियन इन सब के ऊपर बेस्ड है इनकी। तो इसमें सबसे पहला था अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, आप देखिए कि इनकी कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं है। ये जब उनको वोट चाहिए वो जो करते हैं, करना है वो कर देते हैं। फिर कभी-कभी ये लोग सेक्युलर बन जाते हैं, फिर राम मंदिर में भी चले जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ टू गेन मोर सपोर्ट। और ये इनिशियली ज्यादातर पार्टी जो शुरुआती दौर पे है वो ऐसे ही करते हैं। शिवसेना, उद्धव, अब आप डिसएग्री कर सकते हैं बट रिसेंटली उन्होंने जो काम किए हैं तो इससे तो वो अपने आइडियोलॉजी से बाहर चले गए। इट वाज मोर अबाउट बीइंग इन पावर। तो सिमिलरली एनसीपी, शरद पवार, अगेन सेम थिंग। उनकी हिस्ट्री आप थोड़ी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर आपको ये देना है कि ये जो मैंने अभी सब कहा है ये नॉट नेसेसरीली कि ये हर एक कोई पार्टी एक ही कैटेगरी में फिट रहे। ये भी हो सकता है कि 2-3 चीजें एप्लीकेबल हो रही है या फिर एक हो रहा है तो 2 हो रही है, तो ये भी हो सकता है। बट मोटा-मोटी मैंने आपको एक ये आइडिया दिया है ताकि आप इसको लेके आगे बढ़ सके। ओके, तो जो मेथोडोलॉजी यानी जो पद्धति मैंने इस्तेमाल करा है ये इंडिया अलायंस के टीम को स्टडी करने के लिए, और ये पद्धति आप में से कई लोग जानते होंगे जो एमबीए बिजनेस में है, बीबीए वगैरह कर रहे हैं, वो तो जानते ही होंगे। वो है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट मतलब एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट। आगे आप देखेंगे कि मैंने इन सबके 8 पॉइंट्स लिखे हैं, और इसके मेथड से ये जो तरीका है इससे हम स्टडी करेंगे कि इंडिया अलायंस का आगे क्या होने वाला है या फिर क्या उनके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वगैरह हैं। और ये जो है ना स्वॉट एनालिसिस, इससे ना हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास आ गया स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत क्या है, फिर आ गया आपका वीकनेस, फिर नीचे आप अपॉर्चुनिटी लिखो मतलब आप आगे आपके क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है, फिर थ्रेट्स लिखो कि आपका क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है आगे। वो सबको देख के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर सकते हो और आगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी वगैरह ये सब कर सकते हो। इस वीडियो में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कस किया गया है।
आगे की वीडियो में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को डिस्कस किया जाएगा, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ से पहले। ओके, आप अपने स्क्रीन पे इस समय आप देख सकते हो कि मैंने कौन से आर्ट लिस्ट आउट किए हैं। और आपके हिसाब से कोई हट भी सकता है, आप इनमें से कुछ जोड़ भी सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये है, आइए उनको समझते हैं। तो पहला वाला तो ये कि लोकसभा की सारी सीट्स में अच्छे कैंडिडेट्स जिनकी जिनके अच्छे चांसेस है, उनको खड़ा कर पाना। ये मतलब बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि आपको दिखेगी इलेक्शन में, रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अच्छे से। फिर आप देखो कि इस कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, मतलब अब अगर आप लेफ्ट वामपंथी है, तो भी है आपके रिप्रेजेंटेशन। अगर आप सेंट्रिस्ट है, कांग्रेस जैसे पार्टीज को आप चाहते हैं, तो वो भी है। फिर आप अगर रीजनल है, मतलब आप चाहे कि आपके रीजन का कोई लीडर या फिर आपके रीजन के एमपीज जो है वो रिप्रेजेंट करे लोकसभा में, तो फिर वो भी आपके पास है। मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से हैं और आप चाहते हैं कि मराठी एमपीज आए जो मराठी माइंडसेट को लेके, वो जो रीजनल माइंडसेट को लेके है, तो आपके पास एनसीपी है। फिर आपके पास मराठी स्पीकिंग उद्धव जी की पार्टी है। आप अगर हिंदू है और आप मराठी माइंडसेट रखते हैं, तो वो भी है। सिमिलरली ममता बनर्जी की पार्टी, इफ यू आर बंगाली और आपको अगर लगता है कि हाँ भाई मुझे बंगाल से रिप्रेजेंटेशन चाहिए पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री में, तो भी है। अच्छे मिनिस्ट्रीज में तो भी है। तो वो चीज है। ओके, देन नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्सेटाइल एंड एक्सपीरियंस लीडरशिप। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तगड़े लीडर्स हैं। अच्छे-अच्छे पार्टीज, कई लीडर्स ऐसे जिन्होंने अपनी पार्टी बना के अपने हिसाब से रिसोर्सेस खड़े करके प्रॉपर एक पार्टी वर्किंग खड़ी कर दी। शरद पवार से बड़ी एग्जाम्पल, ममता बनर्जी से बड़ी एग्जाम्पल इसका कोई हो नहीं सकता। फिर हम आते हैं कि फिर मैसिव पूल ऑफ रिसोर्सेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबका जुड़ जाना। ये वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक एक स्टिक को तोड़ना बहुत आसान है, पर जब एक बंडल, एक बंच हो जाए, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये वही फेनोमेनन रिफ्लेक्ट होगी कि सबके पास 10-10 रुपए है, सबने मिलके 100 रुपए लगाए और एक कैंडिडेट को उसमें खड़ा कर दिया, तो हो गया ना। फिर सबके पास 10-10 वर्कर है, सबने मिलके 100 वर्कर जमा किए और एक कैंडिडेट के लिए प्रचार करवा दिया। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि जब रिसोर्सेज एक साथ मिलते हैं और उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है, तो क्या होता है। फिर अगेन लाइक डेडिकेटेड वोटर बेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई पार्टीज जैसे लेफ्ट की पार्टीज हो, फिर कांग्रेस इटसेल्फ, इनके पास ऐसे वोटर्स हैं जो और किसी को वोट देंगे नहीं। और फिर जो जात वगैरह के पार्टीज है, कास्ट रिलेटेड पार्टीज है, रिफ्लेक्ट, तो वो भी, उनके पास भी अपनी कैसे वोटर बेस है जो और कहीं पे वोट देने ही नहीं वाले। तो वो आइडियल केस में समझेंगे कि अलायंस है और अलायंस की कोई कैंडिडेट अगर है तो उनको वोट देंगे, ताकि उनकी अपनी बिरादरी कम्युनिटी, उनकी अपनी एक कम्युनिटी से कोई जाके एमपी वहां पे रिप्रेजेंट कर पाए। फिर आती है 6 एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी यानी कि बहुत मतलब सालों से, एक पूरी की पूरी दशक से हम एक ही चेहरे को देख रहे हैं, एक ही मिनिस्ट्री को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा बदलाव आए, हम उब चुके हैं यही मेथड से, अब थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। तो फिर आपके पास ये एंटी इनकम्बेंसी वेव है। और अभी अवेलेबल इश्यूज दैट कैन बी लेवरेज, एंटी इनकम्बेंसी को ना चालू करने के लिए इश्यूज चाहिए। जैसे लेफ्ट फ्रंट जो है 34 साल से बंगाल में उनकी सरकार थी। वो जो नंदीग्राम सिंगूर वाला जो केस हुआ था टाटा टाटा नैनो की, वो फेमस जो केस थी, उससे ना ये एंटी इनकम्बेंसी चालू हुई। तो ये एंटी इनकम्बेंसी अब चालू कैसे करेंगे ये लोग, इनके पास इश्यूज है। जैसे मणिपुर का वायलेंस है, फिर अभी जो हरियाणा में हो रहा है वो एक है, फिर इन्फ्लेशन है, फिर आप देखिए जो टैक्सेशन वगैरह बढ़ा है बिजनेसेस का, तो वो भी है, आप इश्यूज यूज कर सकते हो। ऐसे मतलब है, आप निकालोगे तो खंगालोगे तो कई इश्यूज निकल सकते हैं। मोर मोर सो इन मणिपुर एंड ये जो आपका हरियाणा में हुआ है, ये 2 इश्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये जो है ना, सॉरी नंबर 7 में आगे चला गया, तो नंबर एडवांटेज ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था पहले कि टोटल नंबर बढ़ सकता है अगर मतलब मान लो कि वोट डिवाइड नहीं होते। और ये भी आइडियल केस है, ये तभी होगा जब आप वोटर को अच्छे से समझा पाए कि आप अलायंस के कैंडिडेट को वोट दो, आप वोट डिवाइड होने मत दो और एक कैंडिडेट हम खड़ा कर पाए एग्रीमेंट से, तब जाके ये ये आइडियल केस रिफ्लेक्ट होगा नंबर्स में, कन्वर्ट होगी सीट्स में। और लास्ट में आता है मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट होने का मतलब पता है क्या है?
कि आपके पास ज़्यादा मीडिया कवरेज होना, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होना, फिर कर्नाटका का आना आपके हाथ में, तमिलनाडु का आना आपके हाथ में, आम आदमी पार्टी दिल्ली का आना आपके हाथ में। आप समझो कि कितना आप रिसोर्सेज़ पूल कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया आप अपने हाथ में ले सकते हो, कंट्रोल कम्युनिकेशन, जो कि अब नहीं है फिर भी। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। अब स्ट्रेंथ्स हो गए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट विद दिस। उसके बाद हम वीकनेस पे आते हैं और वीकनेस से आने से पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा खुद भी सोचें और अगर आपको लगे कि आप कुछ ऐड कर पाएँगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट। स्ट्रेंथ्स के बाद हम वीकनेस समझने की शुरुआत करते हैं और पहले ही पॉइंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आउट ऑफ पावर फ्रॉम अ डेकेड। नाउ सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट एक पूरे दशक से नहीं है। ये तो बहुत बड़ी एक वीकनेस है क्योंकि आप मेमोरी वॉश आउट हो गई। पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो आप जैसे कि मैंने ये फोर्थ पॉइंट पे भी लिखा है कि पूरी की पूरी एक जनरेशन उनको पता ही नहीं था कि कांग्रेस के टाइम में क्या था। उनको पता ही नहीं था। वो उनको वंदे भारत दिखा दिया, उनको समझ में ही नहीं आया कि उस समय का जो रेलवे का सिस्टम था वो क्या है, हम अभी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, कॉमन मैन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब चीज़ें उनको अब समझ में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, या तो फिर देखा नहीं या तो फिर दे वर टू यंग टू अंडरस्टैंड। तो अब आते हैं अगले पे नंबर 2, सर्विसेज एंड स्टेट एजेंसीज विद द ओपोनेंट। अच्छा, हर एक इलेक्शन के टाइम पे आप गिमिक देखते हो ना एक कि कैसे करप्शन उजागर होते हैं, फिर चिदम्बरम जी को निकाल रहे एकदम उनके घर में बैठ घुस गए अंदर, दैट वो क्या लांग के बाउंड्री लांग के उनका फिर ममता बनर्जी को उनके जो एड है उनको अरेस्ट करने के लिए सीबीआई आ गई, फिर स्टेट वर्सेस सीबीआई हो रहा है। तो ये जो सब स्टोरीज है, ये सब कैसे पॉसिबल होती है जब आपके पास एजेंसीज है और वो एजेंसीज काम करती है। तो इंडिया के पास वो एजेंसीज नेशनल लेवल पे नहीं है, तो तो समझ जाओ आप। तो ये ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। कुछ नेशनलिज्म बूस्ट लाइव करने के लिए भी हो सैटेलाइट को सकता है, एजेंसीज का हाथ में मार होना गिराया मतलब ये है। सब भी किया जा सकता है। अच्छा, फिर लेसर कंट्रोल इन कम्युनिकेशंस। हमेशा सेंटर के पास मीडिया होता है और मीडिया मतलब जो कम्युनिकेशन होता है वो फेसबुक बैन करवा दे, कुछ करवा दे। फिर आप देखो कि इनके पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग जो है आईटी सेल है। आपके पास भी है बट इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स बहुत ज़्यादा है इनके। फिर आप देखिए कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह एड्स दे के इनको स्विंग करवा देना अपनी तरफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सेंटर के पास हमेशा होता है और यू आर लैकिंग इन इट। हालाँकि स्टेट गवर्नमेंट्स आपके पास है, वो काफ़ी हद तक कुछ न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ को लोकल लेवल पे कंट्रोल कर सकती हैं स्टेट लेवल पे, बट फिर भी सेंट्रल लेवल पे तो नैरेटिव घुमाने का वो उनके पास होता है कंट्रोल। स्टिक, दे हैव द स्टिक। तो लॉस ऑफ वन जनरेशन ऑफ वोटर्स ये मैंने समझा है कि दे हैव इवन नॉट इवन सीन कि कांग्रेस का समय कैसा था। ओके, तो और इनका एक पूरा का पूरा ना ये इनके गाइडेंस में यानी इनके इन्फ्लुएंस में ये जो 10 साल की पूरी प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा आप भी करते हो वैसे, बट ये जो 10 साल की इनकी प्रोपेगेंडा है, इनके अंडर ये बड़े हुए हैं। तो नाउ दे डोंट इवन नो कि पहले क्या था। देयर इज नो कंपैरिजन। अब जैसे हम लोग कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि यार पहले क्या था। हम गाते थे ना इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अब कुछ और गाते हैं। तो तो ये जो सब छोटी-छोटी चेंजेस हैं, हाँ, ये तो हम लोग नहीं समझा पाएँगे उनको क्योंकि बिकॉज़ दे डोंट नो। तो आप क्या करोगे, ये लॉस हो गया ना एक बहुत बड़ी नंबर की। फिर आप आते हैं कि इंटरेस्ट अलायंस राइवलरी एट स्टेट लेवल, कांग्रेस वर्सेस द लेफ्ट इन केरला, फिर टीएमसी वर्सेस लेफ्ट एंड कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। तो स्टेट लेवल पे राइवलरी है तो उसमें क्या होता है कि आप जब अपने वही वर्कर्स जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे उनको बोलो कि नहीं आप भाई भाई हो आज से, तो मुश्किल होगी ना। फिर सीट शेयरिंग की प्रॉब्लम होगी, फाइनेंस और रिसोर्सेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स आएगी। तो इनको आप लीडरशिप लेवल पे बड़े पोस्टर लगा के कि यूनाइटेड वी स्टैंड ऐसा करके नहीं कर सकते। ये माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपकी जो कंसल्टेंसीज़ काम कर रही है आपके लिए, ये सब इनको लीडरशिप लेवल माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। तब जाके ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी। 8 महीने है लगभग आपके पास। सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। फिर लॉस ऑफ हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म।
हिंदू वोटर का जो नैरेटिव है हिंदुत्व का और नेशनलिज्म का, ये तो आपके हाथ से बहुत बुरी तरीके से गया है, और आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे गया है। ये कम्युनिकेशन की वजह से गया है, और इसमें गलती आप ही लोगों की है। यू हैव लेट वन पार्टी टोटली डोमिनेट द नैरेटिव ऑफ हिंदुत्व एंड नेशनलिज्म। आई डोंट नो, लाइक इतना बड़ा आपने कैसे, मतलब कैसे, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव मेड, क्या पीआर में मिस्टेक हो गई कि जो पार्टी जिसके अंडर आजादी आई, इतनी लंबी उसकी हिस्ट्री है पार्टी की, ठीक है, कितने सेक्रीफाइसेस हुए, फिर इनके अंडर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, वार हुआ, बांग्लादेश बना, फिर ऐसी एक पार्टी कैसे एंटी नेशनल बन गई लोगों के आंखों में, और उनके हाथ से नेशनलिज्म गया कैसे? वही कांग्रेस जिन्होंने हिंदू को रिप्रेजेंट किया था एक समय, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, और वही जो रघुपति राघव राजा राम करके गांधी जी नारा लगाते थे, तो कैसे लॉस हो गया? हाउ हैव यू लॉस्ट इट एंड हाउ कुड यू लेट इट हैपन? सो दैट इज योर फॉल्ट टोटली। फिर ओपोनेंट्स एबिलिटी टू लेवरेज वायलेंस। देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हिंदू सेंटिमेंट जो है इस पे बहुत डिपेंड करती है। तो कोई भी कहीं पे भी कुछ वायलेंस होता है तो उसमें नैरेटिव वो हिंदू के फॉर में और हिंदू को एक साथ एकजुट होकर वोट करवाने में अपने फेवर में, ये तो बहुत मतलब एक्सपर्टाइज है उनको। आप ये हरियाणा वायलेंस में देखो, दिल्ली वायलेंस में देखो, दिल्ली वायलेंस में हालांकि वो काम नहीं हुआ, बट फिर भी आप हरियाणा वायलेंस में अभी देखो ना, कैसे आप लिटरली आंखों के सामने देख पाएंगे कि वो कैसे वो काम हो रहा है। फिर अगले पे आते हैं कि आप अनडिफाइंड लीडरशिप, ये तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होगी। और ये पिछली बार भी जब आप लोगों ने ऑपोजिशन यूनिटी फोर्स करने की कोशिश की थी, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये एक बहुत मतलब फनी स्टॉक लाफिंग स्टॉक बन गई थी। तो ये भी अगर इस समय फिर से रिपीट हो जाएगा ना, फिर आप अगर नंबर्स लेके भी आ गए जैसे तैसे, जो कि मेरे मुताबिक तो बहुत मुश्किल है, अगर लेके भी आके गए ना, आपने कैसे करके अचीव भी कर लिया, तो फिर उसमें फिर बाद में टूटेगी। और ऑपोजिशन विल सेंस वीकनेसेस, और वो जो कमजोरी आप ऑपोजिशन को दिखाओगे, उस हिसाब से ऑपोजिशन क्या करेगी, तोड़ेगी, पोचिंग करेगी, ये सारी चीजें करेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्लियर एक्सेप्टेड डिफाइंड लीडरशिप होनी चाहिए। और मेरे मुताबिक जितने भी बड़ी पार्टी हो, जहां पे भी हो, इट्स नेवर पॉसिबल दैट आप राहुल गांधी को हटा के किसी और को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दो। ये पॉसिबल नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से ऑपोजिशन में अपना लीडरशिप को कंसोलिडेट किया है, और अभी भी जो वो कैंपेन चल रहा है उनका, इट्स ये कंफर्म, मतलब बाकी पार्टीज को समझना होगा कि वेस्ट बंगाल में सीट्स होने का मतलब ये नहीं कि आप आपको दिल्ली में भी वो आप लाखों हजारों लोगों का रैली कर पाओगे। इट्स द सेम विद द डीएमके। दे शुड अंडरस्टैंड कि तमिलनाडु स्वीप करने का मतलब ये नहीं कि हिंदी हार्टलैंड में जाके आप बोलोगे कि यस आई एम एमके स्टालिन, माय स्टेट मैंने डेवलप कर दिया है, तो यू वोट फॉर मी। इट्स अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स। सो दैट इज वेयर राहुल गांधी position as the leader of all this is very much required. So with this I think I have made myself clear कि weaknesses मेरे मुताबिक क्या है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे with opportunities, उसके बाद एंड करेंगे थ्रेड्स के साथ हम लोग। We'll take a leave. Thank you very much. हरे कृष्ण।